नमस्कार। इस वीडियो में आप देख रहे हैं SCR ट्रिगरिंग बाय सिंगल फेज कोसाइन फायरिंग सर्किट। यानी कि जो SCR यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो इस SCR में आपका जो यहाँ जो टर्मिनल है ये वाला हो गया एनोड, और जो नीचे वाला टर्मिनल है केस ये हो गया कैथोड। एनोड और कैथोड, और यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड को निकला हुआ है वो है गेट। तो ये जो एनोड और कैथोड है ये एक तरह से हम स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक स्विच यूज़ किया, जैसे यहाँ पर एक स्विच है, अभी मैं इसको ऑन करने के लिए मुझे हाथ से ऑन करना पड़ेगा और हाथ से ऑफ करना पड़ेगा। पर यहाँ पर जो स्विच है एनोड और कैथोड, इसको हम हाथ से ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमको यहाँ पर गेट में एक पल्स देना पड़ेगा, जिससे अगर गेट में अगर ऑन है तो ये ऑन हो जाएगा। अगर हम गेट पल्स निकाल लेते हैं पर ऑफ हो जाना चाहिए, पर ये थायरिस्टर है ये ऑफ नहीं होगा। मतलब इसको ऑन करने के लिए आपका जो गेट पल्स है ये ऑन होना चाहिए, यहाँ पर हाई होना चाहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एनोड का पोटेंशियल है वो कैथोड के पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। यानी एनोड का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है कैथोड से और गेट है तब जाके ये ऑन होगा, नहीं तो ये ऑन नहीं होगा। और एक बार अगर ये ऑन हो गया, इसको ऑफ करने के लिए जो करंट जो फ्लो कर रहा है थायरिस्टर से वो करंट को जीरो होना पड़ेगा, तो तब जाके ये ऑफ होगा। इस मॉडल में हम ये सीखेंगे कि इसमें जो गेट पल्स हम कैसे दें, और गेट पल्स देते समय ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि जो सप्लाई वोल्टेज है, ये जैसे अपना ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और जो सेकेंडरी में है नियरली 21 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जो 21 वोल्ट यहाँ पर AC वोल्टेज आया यहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल, तो ये जो फेज़ AC वोल्टेज है इसका कहीं पर एक जीरो स्टार्टिंग, हमेशा AC वोल्टेज मतलब जीरो क्रॉसओवर जीरो स्टार्टिंग होता है। तो जहाँ से वो साइनसोइडल वोल्टेज है, तो जब ये जीरो से स्टार्ट होके जा रहा है, जीरो से बढ़ रहा है, उसके बाद ही फायरिंग एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ही गेट पल्स देने से उसका फ़ायदा है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव है, AC वोल्टेज है पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और जब नेगेटिव वोल्टेज में अगर आप गेट पल्स देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब नेगेटिव वोल्टेज रहेगा तो एनोड का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से कम रहेगा। तब अगर मैंने गेट पल्स दिया तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब इस सर्किट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस सर्किट में यहाँ पर हमने यहाँ पर है जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज है वो 21 वोल्ट है। तो 21 वोल्ट AC वोल्टेज फेज और न्यूट्रल ये दोनों पॉइंट हो गया। और हमारा जो ये जो स्विच है थायरिस्टर एज ए स्विच, वो है एनोड और कैथोड। ये हमारा जो एनोड और कैथोड हो गया, ये दो स्विच हो गए। और जो लोड हो गया यहाँ पर R लोड है 25 वाट, जिसका एक रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो ये हमारा लोड की तरह काम किया। एक सीरीज सर्किट में सप्लाई वोल्टेज, स्विच और लोड हम लगाकर लोड के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज देख सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ टेस्ट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टेस्ट पॉइंट में यहाँ पर है AC रेफरेंस, फिर हमारा आ गया यहाँ पर कॉस, फिर हो गया इन्वर्स कॉस, फिर एक कंपेरेटर। इस कंपेरेटर का काम है ये कंपेयर करेगा कॉस, और यहाँ पर एक DC लेवल है। इस DC लेवल को आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो अगर हम कॉस को DC लेवल के साथ कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटर 1 में रिजल्ट निकलेगा, और जो कंपेरेटर 2 है उसको अगर मैं DC लेवल को और इन्वर्स कॉस को कंपेयर करूंगा तो कंपेरेटर 2 में आउटपुट निकलेगा। तो कंपेरेटर 1 और कंपेरेटर 2 में जो आउटपुट निकला वो हम देखेंगे कि उस आउटपुट में जैसे ही राइजिंग पल्स है, तो राइजिंग पल्स के टाइम पर एक क्लॉक पल्स जनरेट होगा, और उस क्लॉक पल्स को JK फ्लिप फ्लॉप में देने के बाद हमें F1 और F2 मिल जाएगा। ये जो F1 और F2 है ये है 5 वोल्ट का जो आउटपुट है। इस आउटपुट को हम ट्रिगरिंग पल्स के द्वारा यहाँ पर जो गेट और कैथोड के बीच में आउटपुट निकलेगा, और ये आउटपुट जो गेट और कैथोड है T1 लिखा है, इस आउटपुट को हम ये ग्रीन कलर गेट ये इस ग्रीन कलर में लगाएंगे, और ये जो टर्मिनल है पल्स का जो K, इस टर्मिनल को हम यहाँ पर लगाएंगे, इन दोनों को शॉर्ट करेंगे। उसी तरह यहाँ पर और एक पल्स भी जनरेट हो सकता है, जैसे F1 है F2, तो यहाँ पर F2 का जो आउटपुट है वो T2 के यहाँ पर गेट पल्स जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम दो गेट पल्स कंप्लीमेंट्री गेट पल्स लगा सकते हैं और एक दो थायरिस्टर को सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही थायरिस्टर है तो हम एक ही गेट पल्स ज़रूरत है।
इसके ऊपर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फायरिंग सर्किट एक नॉब है। तो इस नॉब को अगर हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये 0 डिग्री में आ जाता है। तो ये हमारा ये 0 डिग्री यहाँ पर रीडिंग यहाँ से स्टार्ट है, पर इसको हम पूरा रोटेट करने के बाद जहाँ पर ये रुक जाता है वहाँ 0 डिग्री हो गया। और धीरे धीरे हम इसको अगर बढ़ाते हैं तो हम 0 डिग्री से बढ़कर 180 डिग्री तक जा सकते हैं। सो 0 डिग्री से 180 डिग्री फायरिंग सर्किट हम दे सकते हैं अगर सर्किट सब सही कनेक्शन हो तो। और दूसरा है फेज एंगल एडजस्टमेंट। यहाँ फेज एंगल एडजस्टमेंट है वो है कंट्रोल सर्किट। जैसे कि हमारा जो कॉस वेव है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस वेव फॉर्म। तो इस कॉस वेव फॉर्म की जो मैग्नीट्यूड है पीक टू पीक, इसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मिनिमम में रखते हैं तो जो मैग्नीट्यूड होगी साइन वेव फॉर्म की वो सबसे ज़्यादा होगी। तो मिनिमम में कम और मिनिमम में सबसे ज़्यादा होगी और मैक्सिमम में सबसे कम होगी। तो इसको हम वेव फॉर्म देखकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए ये हो गया हमारा मॉडल बॉक्स और यहाँ पर हमारा हो गया CRO। तो इस CRO में हम एक एक करके उसका वेव फॉर्म देखेंगे। तो पहले हम टेस्ट पॉइंट के वेव फॉर्म देखते हैं, जैसे AC रेफरेंस हो गया, कॉस हो गया और कॉस इन्वर्स हो गया। तो इन तीनों का हम वेव फॉर्म पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने तीनों में कनेक्शन दे दिया है। यहाँ पर प्रोब 1, प्रोब 2 और प्रोब 3, और एक प्रोब को हमने ग्राउंड के साथ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज तब मिलेगा जब हम इस बॉक्स को ऑन करेंगे। तो ऑन करने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी एक ही वेव फॉर्म है। तो दूसरा वेव फॉर्म यहाँ पर हो गया और तीसरा चैनल 3 में। तो ये हमारा 3 वेव फॉर्म हो गए। तो इन तीनों वेव फॉर्म को थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद फिर से लगाते हैं। अभी हमने तीनों वेव फॉर्म को यहाँ पर एक साथ देख रहे हैं। तो हमारा जो पहला वाला वेव फॉर्म है वो है हमारा रेफरेंस वेव फॉर्म। तो ये जो रेफरेंस वेव फॉर्म है इसकी जो वोल्टेज पर डिवीज़न है वो 10, हम तीनों को वोल्टेज पर डिवीज़न 10 में रखें ताकि मैग्नीट्यूड का अंतर आ जाए। तो जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज है उसका हमारा जो पीक टू पीक यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये हमारा रेफरेंस इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे इनपुट सप्लाई वोल्टेज का ये हो गया आपका जो 0 लाइन क्रॉसिंग। तो ये जब 0 लाइन क्रॉसिंग है तब हम उसका जो कॉस जो आउटपुट निकाले जो सेकंड पिन में, जैसे यहाँ पर हमने ये देखा, पहले हम एक AC रेफरेंस लेते हैं और उसका एक कोसाइन वेव फॉर्म और इन्वर्स कोसाइन वेव फॉर्म तीनों को देखेंगे। तो यहाँ पर जो AC वेव फॉर्म है वो हमारा येलो लाइन है फर्स्ट, और उसके बाद जो ब्लू लाइन है ये कॉस वेव है। तो अगर हम इस लाइन को हम इंटीग्रेट करते हैं, साइन वेव का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये जो कॉसाइन वेव है वो स्टार्ट हो रहा है 90 डिग्री के बाद, मतलब ये लाइन से 90 डिग्री के बाद जाके कॉस वेव फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और ये जो सेकंड कर्व है और जो थर्ड कर्व है इन दोनों के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। मतलब जब ये स्टार्ट हो रहा है ये नेगेटिव में जा रहा है ऊपर, जब कॉस वेव ऊपर की तरफ जा रहा है तो इन्वर्स कॉस नीचे की तरफ जा रहा है। तो यूजुअली कोसाइन साइन वेव को अगर हम यहाँ से देखें तो साइन वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस समय ये जो कॉस है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री और जो इन्वर्स कॉस है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे ये पल्स जनरेट करता है। तो दूसरे वाले वेव फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम कॉस इन्वर्स रखेंगे और कंपेरेटर 1 और कंपेरेटर 2 भी रखेंगे। तो यहाँ पर एक है DC लेवल, अगर हम DC लेवल भी देखते हैं एक साथ तो और भी अच्छा होगा। तो हम अभी DC लेवल को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो रेफरेंस सिग्नल है, तो रेफरेंस सिग्नल और हमारा हो गया DC सिग्नल है, ठीक है। तो रेफरेंस सिग्नल कौन सी वाली है, ये जो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं हम कोसाइन वेव। तो यहाँ जो कोसाइन वेव है रेफरेंस सिग्नल, तो AC रेफरेंस ये हो गया, उसका कॉस कंपोनेंट जो हो गया वो यूज़ होगा कंपेरेटर में। मतलब वो कॉस कंपोनेंट जो इंटीग्रेटर के बाद जो आता है, ये कॉस कंपोनेंट और एक है DC लेवल, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन होगा। तो यहाँ पर जो कोसाइन वेव है ये हो गया आपका कोसाइन वेव, और जो DC का लाइन है वो ये वाली हो गई। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगी, मतलब जब ये येलो लाइन जब DC लाइन AC लाइन से बड़ी होगी, यानी जब DC वोल्टेज इज ग्रेटर दैन द AC वोल्टेज, तभी जाके हमें आउटपुट में पल्स निकलेगा, राइट। और ये जो DC लाइन है इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखो ये DC लाइन है, यहाँ पर एक नॉब है जिसको हम बोलते हैं फायरिंग सर्किट।
तो ये फायरिंग सर्किट एंगल है, ये मैंने एक्सट्रीम राइट में रखा हुआ है, यानी 0 डिग्री में। अब 0 डिग्री में यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो डीसी लाइन है वो ऊपर की तरफ है। जैसे जैसे मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो येलो लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे की तरफ आने से आपकी जो फायरिंग एंगल है वो बदल जाएगी। तो ये देख रहे हैं कि हम कि डीसी लाइन पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक आ गई। तो इस तरह से ये डीसी लाइन और जो एसी लाइन के बीच में इंटरसेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम पास में देखते हैं, दोनों के जो स्केल हैं वो समान है, 2 वोल्ट पर डिवीज़न, इसका भी 2 वोल्ट पर डिवीज़न। और हम जैसे इसको लेवल को चेंज करते हैं, जो येलो लाइन है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। ये अभी येलो लाइन 0 में आ गया। अब येलो लाइन 0 से आकर माइनस ऑफ दिस, तो ये कितनी वैल्यू है हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वोल्ट पर डिवीज़न है 2, सो ये 2 + 2 4, तो ये -4 और +4 के बीच में चेंज हो रहा है। सो ये अभी -4 में है, तो धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते हैं। तो ये अभी -4 से ये हो गया 2, और -2 से ये हो गया 0, 0 से ये हो गया अभी 2, और 2 से ये हो गया अभी 4। तो जो हमारा जो एसी वेव फॉर्म है उसका जो पीक टू पीक है ये 4 से ज़्यादा है, मतलब ये वाली जो हाइट है ये 5 है। सो ये 5 और -5 के बीच में है, और जो येलो लाइन है ये 4 और -4 के बीच में चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर हम कोसाइन वेव भी देख सकते हैं एक साथ, तो हम देखते हैं अभी कोसाइन वेव। यहाँ पर जैसे हमारा दो वेव फॉर्म है, एक तो हमारा हो गया यहाँ पर कॉस कंपोनेंट और दूसरा है इन्वर्स कॉस। सो इन्वर्स कॉस को भी अभी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इन्वर्स कॉस, इसका जो वोल्ट पर डिवीज़न है बहुत ही कम दिया गया, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो इसको बढ़ा देते हैं वोल्ट पर डिवीज़न। और इन्वर्स कॉस को हम इसकी जो एक्सिस है इसको समान में ले आते हैं पहले। अभी हमने इन्वर्स कॉस की जो एक्सिस है इसको एक तरह ले आए। अब यहाँ पर हमने इसको अभी पॉज कर दिया। तो अभी जब येलो लाइन है जो डीसी लाइन है, ये डीसी लाइन जब ब्लू लाइन से मतलब जब ब्लू लाइन डीसी लाइन से कम होगी तब एक पल्स आएगी, और जब ब्राउन लाइन येलो लाइन से नीचे कम होगी तब एक पल्स आएगी। तो इस तरह से हमें दोनों जो पल्स है, कंपेरेटर 1 का आउटपुट और कंपेरेटर 2 का आउटपुट, ये दोनों मिल जाएगा। तो इस चीज़ को लाने के लिए दूसरा तरीका भी है, यानी हम जो डीसी सिग्नल देते हैं, एक को कॉस और ईसी डीसी से कंपेयर करें और दूसरे को कॉस इन्वर्स और नेगेटिव ऑफ डीसी से कंपेयर करें। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर 4 चैनल अभी एक साथ देखना की कोशिश किया। एक है कॉस, और एक है कॉस इन्वर्स, और दूसरा है हमारा जो कंपेरेटर 1, और चौथा है हमारा कंपेरेटर 2। तो ये है हमारा जो आउटपुट है। तो यहाँ पर हम कॉस और कॉस इन्वर्स को ऊपर देख रहे हैं, और नीचे हम देख रहे हैं कि कंपेरेटर 1 और कंपेरेटर 2। तो इसको मैं पॉज कर लेता हूँ। तो पॉज करने के बाद अभी मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये हमारा है कॉस, तो कॉस को हम जैसे पीक कॉस, मतलब हम पीक से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कॉस हो गया, और ये हमारा कॉस इन्वर्स हो गए। ठीक है, तो कॉस और कॉस इन्वर्स के बाद हमारा जो कंपेरेटर है, इस लाइन को यहाँ पर हमारा जो डीसी लाइन है वो कुछ अभी पॉजिटिव में है, तो डीसी लाइन ये हमारा पॉजिटिव में रहेगा। तो डीसी लाइन और ये ब्लू लाइन के बीच में जो इंटरसेक्शन, और डीसी लाइन और इस ब्राउन लाइन के बीच में जो इंटरसेक्शन होगी, तो इसके कारण जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो हम यहाँ पर देख सकेंगे। तो येलो वाला जो है ये कंपेरेटर 1 का है, और जो ग्रीन है कंपेरेटर 2 का है। तो इसको मैं अभी चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे हम अभी 3 चैनल एक साथ देख रहे हैं और कंपेरेटर 2 नहीं देख रहे। तो जैसे जैसे मैं फायरिंग एंगल चेंज कर रहा हूँ, तो ये जो विड्थ है कंपेरेटर 1 की, ये कम होती जा रही है। अभी ये बिल्कुल कम हो गई। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे अभी 0 डिग्री में पहले लेता हूँ, ये है 0 डिग्री। अभी ये 0 डिग्री आ गया। तो इस समय आपका जो पल्स है वो सबसे ज़्यादा बड़ी पल्स है। और जैसे जैसे मैं 0 डिग्री से कम कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं अभी हम इसको पूरा सबसे एंटी क्लॉकवाइज में पूरे ले गए, ये अभी 0 डिग्री हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पल्स
बहुत बड़ी बड़ी पल्स आ रही हैं। तो जैसे जैसे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पल्स कम होते जाएगी, कम होते मतलब पल्स की जो विड्थ है वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से अभी पल्स की विड्थ कम हो गई। तो इसके जगह में अभी ग्रीन को देखते हैं, मतलब कंपेरेटर 2 को देखते हैं कंपेरेटर 1 के जगह। तो मैंने इसको कंपेरेटर 2 में लगा दिया। तो कंपेरेटर 2 में भी उसी तरह से हमको सेम वैल्यू आ रही है, जैसे हमने यहाँ पर जैसे एंटी क्लॉकवाइज रखा है तो अभी 0। तो धीरे धीरे ये मतलब पहले हम तो 0 डिग्री कर लेते हैं, तो अभी 0 डिग्री में हो गया। तो ये पल्स बहुत बड़ी है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये पल्स की जो विड्थ है वो कम होते जा रही है। तो लॉजिक वही है कि जैसे जैसे हम फायरिंग एंगल की जो डिग्रीज़ हैं इसको हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो पल्स का जो विड्थ है वो कम होता जाएगा। तो कंपेरेटर 1 हो गया या कंपेरेटर 2, दोनों में वही लॉजिक यूज़ हो रहा है कि कंपेरेटर 1 में भी जैसे जैसे हम यहाँ पर जब फायरिंग सर्किट में 0 डिग्री से 180 डिग्री ले रहे हैं तो कंपेरेटर 1 में आउटपुट पल्स कम होते जा रहा है, कंपेरेटर 2 में भी आउटपुट पल्स कम होते जा रहा है। फिर दूसरे वीडियोस में हम इसको चारों को रिलेट करके फिर दिखाएंगे कि किस तरह से अगर हम डीसी लेवल को अभी चेंज करते हैं तो कंपेरेटर 1 कंपेरेटर 2 में जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो किस तरह से इन दोनों के इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, यानी डीसी लेवल और इसके। लेट अस ट्राई ऑल्सो। यहाँ पर जैसे हम अगर एक में डीसी दिखाएं और दूसरे में कंपेरेटर 1 को दिखाएं तो इस तरह से हम तीनों चीज़ दिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर कॉस, डीसी और कंपेरेटर। तो यहाँ पर हम ये ग्रीन लाइन को निकाल देते हैं और यहाँ पर आपका हो गया कॉस, ये ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन को थोड़ी सी नीचे ले आते हैं। ब्लू लाइन का वोल्टेज पर डिवीज़न को हमने बढ़ा दिया। अब जो येलो लाइन है, इस येलो लाइन को हम ब्लू लाइन के साथ मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कर लिया। अब जो हमारा जो पल्स दिख रहा है उसको हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा पल्स। तो इसको हम अभी पॉज करते हैं। तो ये हम अभी जो पल्स देख रहे हैं ये कंपेरेटर 1 का है। ठीक है, तो कंपेरेटर 1 का जो पल्स है ये किसी तरह से भी रिलेट नहीं कर रहा। तो इसको हम कंपेरेटर 2 में देखते हैं इस बार। तो अभी हमने कंपेरेटर 2 में इसको लगा दिया। तो कंपेरेटर 2 में लगाने के बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे पल्स दिखाता है। तो कंपेरेटर 2 में आने के बाद कुछ पल्स कुछ इस तरह से, मतलब पल्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर फायरिंग सर्किट का एंगल चेंज करता हूँ, मतलब ये फुल कर लेता हूँ, अभी पॉजिटिव है और मैं अभी इसको 0 किया और डीसी लेवल को फिर नेगेटिव किया। ठीक है, फिर से पॉजिटिव ले आते हैं। अभी डीसी लेवल का वोल्टेज पॉजिटिव है, उसको जो एसी वोल्टेज है उसको भी वोल्ट पर डिवीज़न समान रखने से अच्छा है। हाँ, अब सही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरह से पल्स है। तो मैं इसको तो पॉज कर लेता हूँ। तो ये जो पल्स जनरेट हो रहा है वो उसको होने चाहिए यहाँ से, राइट। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पर पल्स आउटपुट निकलनी चाहिए, राइट। तो ये एग्जैक्टली उसके नीचे नहीं है, थोड़ी देर के बाद से पल्स जनरेट हो रही है और ये लाइन इस तरह से जा रही है, राइट। फिर यहाँ पर जब इंटरसेक्शन आ रही है, इंटरसेक्शन के बाद फिर यहाँ से आ रही है। मतलब जब हमारा ठीक है, जब हमारा ये जो येलो लाइन ब्लू लाइन से हाई है तभी हमारे पल्स मिल रहा है। जब ये लो होता है फिर हमें पल्स नहीं मिल रहा, पर ये डिले इज़ देयर, वहाँ पर थोड़ा डिले है, जैसे राइज और फॉल दोनों जगह में डिले हो रही है।